दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। आपके पास लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राजनायर की लिखी कहानी गुलमोहर। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। 12 साल के बच्चे को हीमरेज हुआ था। 8 घंटे से मैं और एक विजिटिंग न्यूरो सर्जन उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे थे। बाहर उस बच्चे के माँ बाप खड़े थे जो शायद अपने आप से जूझ रहे थे। मैंने 2 मिनट ठहर कर उन्हें तसल्ली दी कि सब ठीक है और तेजी से चलता हुआ अपने चेंबर में आ गया। अंदर आकर मैंने ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर डाले और कुर्सी पर बैठ गया। स्टाफ नर्स ने कॉफी का एक गर्म प्याला मेरे सामने रख दिया। मैं मुस्कुरा दिया। छोटे से शहर के इस बड़े से अस्पताल ने मुझे वो सब कुछ दिया था जो मैं एक डॉक्टर होने के नाते पाना चाहता था। शोहरत, पैसा, सुकून और आत्मविश्वास। 40 साल की उम्र में शायद इतना काफी था। बदले में मैंने भी अपना सारा वक्त इसी अस्पताल को दे रखा था। ड्यूटी चार्ट के मेरे लिए कोई मायने नहीं थे। वक्त बेवक्त किसी के भी बुलावे पर मैं स्टाफ क्वार्टर से तुरंत अस्पताल चला जाता। डॉक्टर साहब, अब आप आराम कर लीजिए घर जाके, नर्स ने कहा तो मुझे भी लगा हाँ, थोड़ा थक गया हूं। थैंक यू सिस्टर, जस्ट अ फाइनल राउंड। मैंने अपना स्टेथोस्कोप उठाया। तभी चेंबर का दरवाजा धीरे से खुला। मेरे बेरंग से कमरे में हल्का गुलाबी रंग शामिल हो गया। एक हल्की भीनी महक हवा में तैर गई। मैं चौंक गया। मैंने अपना चश्मा एडजस्ट किया। मेघना, ये तुम हो? मेघना दीक्षित? मेरे सामने खड़ी लड़की मुस्कुरा रही थी। उसके गालों की उठी हुई हड्डियां पीली रोशनी में चमक रही थीं और आंखें वो तो वैसी ही थीं, हमेशा जैसी, बादलों से भरी। जैसा नाम वैसी ही आंखें हैं तुम्हारी, मैं उससे कहा तो करता था। मेघना यानी पानी से लबालब बादल, बरसने को एकदम तैयार। कितना बदल गई थी ये लड़की। नहीं, लड़की नहीं, बड़ी हो गई थी वो तो। गुड आफ्टरनून डॉक्टर, कहते हुए उसने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया। हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर दीक्षित यानी मेघना के पिता का, उनके लेटरहेड पे लिखा एक पत्र था। मैं एक सांस में पढ़ गया। मेरा सर हल्का सा चकराने लगा। मैंने अपनी रिवॉल्विंग चेयर का हत्था पकड़ लिया। तुम यहां काम करोगी? इस हॉस्पिटल में? यहां इस शहर में? मेघना चुपचाप खड़ी रही। जानता हूं कुछ सवाल जवाब पाने के लिए किए भी नहीं जाते हैं। मैंने लेटर को पेपर वेट के नीचे दबा दिया। लगा जैसे सीने में कोई वजन रख दिया गया हो। पूरे 10 साल बाद मेघना लौट आई थी। मेरी स्टूडेंट, मेरे प्रोफेसर, मेरे मेंटोर की बेटी, लेकिन एक बिल्कुल अलग रूप में। और उसका कहा आज तक मेरे घर की स्टडी की चारों दीवारों पर कैरम की गोटी की तरह टकरा टकरा कर रिबाउंड हो रहा था। आई लव यू डॉक्टर अनिरुद्ध, आई रियली डू। मैं हॉस्पिटल से लौटा तो सारा जिस्म टूट रहा था। थकान ऐसी जैसे कोई लंबी यात्रा करके लौटा हूं। मैं शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पानी के साथ शरीर की थकान तो बह गई, लेकिन मन का क्या करता। जो अनमना सा एक मोड़ में पीछे छोड़ आया था वो इस तरह फिर सामने आ जाएगा, वो भी बिना किसी वार्निंग के। मैं तैयार नहीं था। रात गुजरती जा रही थी लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था। मन 10 साल पीछे पहुंचने की जल्दी कर रहा था, जब मेघना मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी के लिए मुझसे पढ़ने आती थी। उस वक्त मैं 30 साल का समझदार रेजिडेंट डॉक्टर था, यहीं इसी अस्पताल में। हॉस्पिटल कैंपस में ही स्टाफ क्वार्टर्स थे। मेघना भी वहीं रहती थी अपने पापा के साथ। वो हर रोज स्कूल से लौटने के बाद फोन करके मुझसे वक्त लेती और
फिर 5 मिनट के अंदर उसके स्कूटर की आवाज़ मुझे अपने घर के बाहर सुनाई देती। गुड इवनिंग, मैं कम इन? मेरे घर के आधे खुले दरवाजे के पल्लों को वो खटखटा के पूछती और फिर बिना मेरी हामी का इंतजार किए भीतर चली आती। वो अधिकार जताती थी, मुझे ऐतराज नहीं था, बल्कि अच्छा लगता था। लेकिन उसका मुझसे मोहब्बत करना कैसे कबूल कर लेता? उसके पापा मेरे सीनियर थे जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, और वो भी शायद अभी बच्ची थी, मुझसे पूरा 10 साल छोटी। डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी। हॉस्पिटल से फोन आया तो मैं बीते दिनों के कोहरे से बाहर निकल आया। दिन चढ़ाया था। सामने पार्क में फैले गुलमोहर के सुर्ख फूल सुबह की धूप में दहक रहे थे। मैं 5 मिनट में तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। पीडियाट्रिक वार्ड तक पहुंचा तो स्टाफ नर्स ने बताया कि कल जिस बच्चे की सर्जरी की गई थी उसकी पल्स बहुत अनस्टेबल हो रही है। मैंने जल्दी से एप्रन पहना और ओटी की तरफ दौड़ा। अंदर ओटी टेबल के पास ही मेघना खड़ी थी। सर्जिकल लाइट हेड्स की तेज रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। सख्त, सपाट, कोई फीलिंग्स नहीं। यही तो होना था, लेकिन मेरे भीतर कुछ उबलने लगा था। What are you doing here? मैंने कड़क लहजे को अपना सुरक्षा कवच बनाकर पूछा। जवाब मेघना की जगह नर्स ने दिया। डॉक्टर मेघना आपको असिस्ट करेंगी डॉक्टर। मैंने बिना मेघना की तरफ देखे अपना मास्क पहन लिया और ग्लव्स पहनने लगा। काश मैं अपने भीतर का बवंडर भी ऐसे ही ढक पाता। काश मैं 10 साल पहले के अनिरुद्ध की तरह समझदारी और नियंत्रण दिखा पाता। मॉर्निंग डॉक्टर। मेघना ने मेरी अनमनाहट पर ध्यान ही नहीं दिया। पेशेंट की फाइल आगे बढ़ा दी। मेरी नज़र उसकी पतली उंगलियों पर चली गई। वही उंगलियां जिन्हें मैं पेन पकड़े हुए लगातार लिखते हुए देखता था और महसूस करता था कि उन अक्षरों के बीच कहीं चोरी से वो मेरा नाम लिख रही है। लेकिन अब मैं ये सब क्यों सोच रहा हूं? नर्स ने मेरे हाथ में पेशेंट की एमआरआई रिपोर्ट पकड़ा दी। अपने करियर में पहली बार मेरे हाथ कांप रहे थे। मेघना के आ जाने के बाद मेरे आसपास सब कुछ बदलने लगा, शायद मेरे भीतर भी। एक धुंध सी मेरे वजूद पर छाने लगी थी। उसको करीब पाकर असहज होने लगा। बीता वक्त बिन बुलाए मेरे और उसके बीच आकर खड़ा हो गया था। मेरे जहन में आज भी ताजा था वो दिन जब मेघा का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया था। मेघा ने उस दिन न कॉल बेल बजाई, न आवाज दी। वो तूफान की तरह मेरी स्टडी में घुस आई और मेरे गले में बाहें डालकर लटक गई थी। मैं उसको बधाई देना चाहता था, उसकी खुशियों में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसका इस तरह मेरे करीब होना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने आप को बमुश्किल उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और फिर कुछ कहता इससे पहले मेघा के शब्द मेरे कानों में पड़ गए। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मैं बुरी तरह घबरा गया था। एक 17-18 साल की बच्ची किसी 30 साल के यानी अपने से 12 साल बड़े आदमी से कैसे प्यार कर सकती है? और अगर वो ऐसी बेवकूफ़ी कर भी रही है तो मुझे उसके प्रस्ताव को सिरे से खारिज करना ही चाहिए ना। और तो और वो मेरे सीनियर की बेटी भी है। सच कहूं तो मैं खुद को अपराधी समझ रहा था कि कहीं मेरी ही गलती है इसमें। मुझे टोकना चाहिए था उसे जब वो मेरे लिए गुलमोहर की खट्टी पंखुड़ियां लेकर आती थी और पान की तरह लपेट कर मुझे खिला देती थी। मुझे रोकना चाहिए था जब वो पूछती थी कि मैं कौन सा कोलोन या कौन सा आफ्टर शेव इस्तेमाल करता हूं। मुझे रोकना चाहिए था खुद को उसकी आंखों को मेघों जैसी कहने से। मुझे उसके जन्मदिन पर गुलमोहर की एक डाल तोहफे में नहीं देनी चाहिए थी। उस दिन न जाने कितनी दलीलें देकर, कितनी ही कस्में उठाकर, उसके पापा और मेरे रिश्ते का वास्ता देकर मैंने उससे यहां कभी न आने का वादा लिया था। उसकी आंखों में पूरे आसमान भर के बादल उमड़ आए थे और बरस भी गए थे। मेरे ही कंधे भिगोती रही थी वो। मैं नहीं जानता था कि उस रोज उसके आंसुओं से भीगी मेरे मन की मिट्टी आज तक गीली है। मैं बहुत तकलीफ में था इन दिनों। मुझे अपने से ज्यादा मेघना की तकलीफ की चिंता थी।
मेरा यूं आसपास होना वो कैसे बर्दाश्त कर पाती होगी? मन पर लिखी इबारतों को मिटाना इतना आसान कहाँ होता है। कभी न कभी कुछ एक धुंधले अक्षर दिखाई दे ही जाते हैं। मुझे डॉक्टर दीक्षित पर गुस्सा भी आया कि उन्होंने मेघना को इस अग्नि परीक्षा में क्यों झोंक दिया। कितना ट्रैप्ड महसूस करती होगी वो। किसी को इस कदर चाह कर भी उससे दूरी बनाए रखना, इससे बड़ी सजा और क्या होगी। लेकिन मैं गलत था। उस दिन मैं और डॉक्टर दीक्षित मुंबई गए थे। कॉन्फ्रेंस थी इमरजेंसी मेडिसिन पर। लौटते वक्त मेडिकल जर्नल पलटते हुए वो बोले, मेघना इज अ फूल, मनमौजी लड़की है। लंदन के बड़े नामी अस्पताल के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से कॉल आया था, लेकिन नहीं, उसको तो यहीं काम करना था। क्या? मैं बुरी तरह चौंक गया। मेघना अपनी मर्जी से यहां आई है, लेकिन क्यों? मुझे मेघना पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों आई है वो यहां? वो जानती है कि मैं उसकी मोहब्बत कबूल नहीं कर सकता, और क्या वो खुद शर्मिंदा नहीं है? आखिर मैं उसका गाइड था, उसका मेंटोर था, उसका सीनियर था। लेकिन मेरे सवाल उस तक नहीं पहुंचे और इसलिए जवाब भी नहीं आए। वक्त के पांव में जैसे बेड़ियां डल गई थीं। एक एक दिन भारी गुजर रहा था। पिछले सप्ताह जिस बच्चे की ब्रेन सर्जरी हुई थी वो अब रिकवर कर रहा था। मेघना मुझे रिपोर्ट्स भेज देती थी, लेकिन खुद नहीं आती थी। पता नहीं मैं खुश था या दुखी। हॉस्पिटल कॉरिडोर में आते जाते वो मुझको दिख जाती तो हल्का सा सर हिला के निकल जाती। मुझे याद आ जाते वो दिन जब वो मुझसे घंटों बातें किया करती थी। पढ़ाई छोड़कर अपनी पसंद नापसंद, अपने सपने, अपने डर सब साझा करती थी। उस दिन राउंड के बाद मैं वापस लौट रहा था कि मेघना का फोन आया। डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी। एक पेशेंट को अपेंडिसाइटिस का दर्द उठ रहा है, अभी ऑपरेट करना होगा। मैं सीधा ऑपरेशन थिएटर पहुंचा। वहां सारी तैयारी हो चुकी थी। मैंने मेघना की तरफ देखे बिना सख्त लहजे में पूछा, आर यू श्योर इट्स अपेंडिक्स? मेघना ने मेरी आंखों में आंखें डाली और बोली, यस। मैंने उसको धमकाया। वन रॉन्ग डायग्नोसिस कैन फिनिश योर करियर, यू नो दैट राइट? मेघना ने नर्स के हाथ से स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट लेकर मुझको पकड़ा दिया। आई नो व्हाट आई एम सेइंग डॉक्टर, आइए लेट्स सेव हिम। हल्का संगीत ऑपरेशन थिएटर की उदास खामोशी तोड़ रहा था। मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाने लगा। मशीन पर उल्टी गिनती चल रही थी। 10, 9, 8, 7, 6। मुझे लगा जैसे काउंटडाउन मेरे लिए चल रहा है। मैंने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान मेघना मुझे असिस्ट करती रही। ऑपरेशन के बाद वार्ड सिस्टर 2 कप कॉफी हमारे सामने रख गई। कितने सालों बाद हमने साथ में कॉफी पी थी, मगर चुपचाप। पहले हर इतवार की शाम तय रहता था कि मेघना कॉफी बनाएगी और हम बागीचे में फैले गुलमोहर के नीचे पढ़ाई करेंगे। वो पढ़ते समय भी कभी गंभीर नहीं होती थी। मैं खींच जाता कि एडमिशन ना हुआ तो 1 साल और मेहनत। हाँ, अच्छा है ना, 1 साल और यहीं पढ़ेंगे कॉफी पीते हुए, यू, मी एंड गुलमोहर। उसका जवाब सुनकर भी मैं कैसे नहीं समझ पाया था कि उसके भीतर क्या चल रहा है, और क्या मैं ये भी समझ पाया था कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। मेघना को दोबारा कभी न मिलने का समझदारी भरा आदेश देने के बाद क्या मैं खुद पछताने लगा था? और आज जब मेघना 10 साल बाद मेरे सामने है तो मैं इस उलझन में क्यों हूं? क्या बीते बरस मैंने उसको याद किया, एक खालीपन महसूस किया? मुझे शायद बीते दिनों की तहकीकात करनी होगी। मेघना मुझे अब अक्सर दिखने लगी। एक ही अस्पताल, एक ही डिपार्टमेंट, छिपने का कहाँ चांस था। हर मुलाकात मुझे और ज्यादा बेचैन कर देती, और मैं न जाने क्यों उसके साथ खूब रूखाई से पेश आता। अगर मैं उसके दूर चले जाने से खफा था तो मुझे याद रखना चाहिए था कि वो फैसला मैंने उस पर थोपा था, और अगर मैं उसके लौट आने से परेशान हूं तो बहुत जरूरी है कि मैं अपने भीतर झांकूं। मैं खुद पर खींच रहा था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर अनिरुद्ध? 10 साल पहले के कुछ दिन, कुछ लम्हे मेरे आज पर हावी हो रहे थे। मुझे याद आने लगी वो अल्हड़ सी मेघना जो मुझे छूने के बहाने खोजा करती थी।
कभी मेरे हाथ से पेन खींचते हुए या कभी चाय का कप पकड़ाते हुए। मुझे याद आया कि कैसे वो पढ़ाई के बीच में कभी अचानक तस्वीरें खींचने के लिए मोबाइल निकाल लेती थी और फिर मेरे करीब खसक कर कंधे से कंधा टकरा कर पोज देती थी, मुझसे मुस्कुराने की जिद करती थी। मैं अब उसके फ्रेम में नहीं हूं। यह ख्याल मुझे कचोट क्यों रहा था? मैं शायद घंटों वहीं बैठा किसी 16 साल के गमगीन आशिक की तरह खोया रहता, लेकिन दरवाजे पर दस्तक सुनाई देने लगी। बाहर जाकर देखा तो मेघना थी। उसका मेरे घर कभी ना आने का वादा टूट गया था। 5 मिनट बाद वो मेरी स्टडी में थी। मैं चुप था। कैसी हो जैसा बेमानी सवाल पूछना नहीं चाहता था। वेलकम बैक नहीं कहोगे? उसने पूछा। मैं फिर भी चुप रहा। सर्दियां हैं, गुलमोहर नहीं फूलता इन दिनों। मेघना ने हाथ में पकड़ा पीले गुलाबों का गुच्छा वाज में सजा दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कहना चाहती है ये? ऐसी बातें तो किसी प्रेम कहानी के नायक नायिका करते हैं, और हम तो डॉक्टर्स थे। हमें तो कुछ ऐसी बात करनी चाहिए थी ना कि बेड नंबर 13 अब कैसा है, या कल की इमरजेंसी बड़ी क्रिटिकल रही थी, बेबी की कॉर्ड गले में उलझ गई थी। मैंने गले में खराश होने का स्वांग किया और पानी पीने लगा। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं मेन सर्जिकल वार्ड गई थी। वो अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट रिकवर कर रहा है। मैंने उसकी ओर बिना देखे कहा। मेघना पास रखी मैगजीन उठाकर पलटने लगी। कोई मेडिकल जर्नल था। मैं उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। बालों का एक गुच्छा माथे से होता हुआ ठोड़ी तक झूल रहा था। आंखें इतनी झुकी थीं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बंद हों। जरा सा उसकी तरफ झुका, लगा उसके बालों को अभी माथे से हटा दूं, उसकी तरह ही किसी बहाने से उसे छू लूं या उसको अपने करीब ले आऊं। तभी मेघा ने मैगजीन रख दी और मेरी तरफ मुड़ी। मैं घबरा गया, जैसे मेरे किसी गहरे राज का पर्दाफाश हो गया हो। मैंने जल्दी से सामने रखे कप को उठाकर मुंह से लगा लिया। चाय से उठती भाव से मेरे चश्मे का कांच धुंधला हो गया और मैंने मान लिया कि मेघना मेरे चेहरे, मेरी आंखों के रास्ते दिल की बात नहीं पढ़ पाई। मेघना हौले से मुस्कुराई। यू हैवंट चेंज्ड, जरा भी नहीं बदले। उसके जाने के बाद मैं बड़ी देर तक स्टडी में बैठा रहा। चाय के कप पर उसकी लिपस्टिक के हल्के निशान देखता रहा, बिल्कुल गुलमोहर की पंखुड़ियों जैसी लाल। अगली सुबह मैं राउंड लेने हॉस्पिटल नहीं गया। मन कहीं और फेरे लगा रहा था। मैंने अपने लिए चाय की जगह कॉफी बनाई और बाहर बागीचे में आ गया। स्टडी में बैठने का मन ही नहीं हुआ। हम कितनी आसानी से चीजों को, जगहों को, किसी एक खास मौसम को लोगों से जोड़ लेते हैं। स्टडी, चाय और सर्दियां मेरे लिए मेघना से जुड़े थे। मैं बागीचे में बैठकर पेड़ों के बीच से छन कर आती धूप से खेलने लगा। पेड़ों की फुनगियां सोने जैसी चमक रही थीं। कुछ पेड़ों में फूल लदे थे, शायद कचनार थे, अलग अलग रंगों के। मैंने दूर तक नजर दौड़ाई, किसी भी गुलमोहर में फूल नहीं था। मेघना सही कहती थी, सर्दियों में नहीं फूलता। तो क्या हुआ? मैं तो बागीचे के हर फूल को गुलमोहर कर देना चाहता था, लेकिन डर रहा था, कुछ तय नहीं कर पा रहा था। अपने ही बनाए नियम को कैसे तोड़ता? और मेघना, उसके मन में क्या चल रहा है? उम्र में 12 साल का फर्क एक वक्त पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और अब भी थी, और शायद मेघना के लिए भी होगी। दिल और दिमाग में जबरदस्त टसल मची हुई थी। 10 साल पहले लिया फैसला एक बार फिर लेने का वक्त आ गया था शायद। सच तो यह था कि मैं मेघना को अपने सामने पर अपने से दूर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और ऐसा कब तक चलता? आखिर मैंने डॉक्टर दीक्षित के पास ट्रांसफर के लिए दस्तखत भेजना तय कर दिया और मेघना से अब कभी न मिलने का इरादा भी। मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठा मेल लिखने लगा। तभी अपने पीछे एक आहट महसूस हुई, एक सरसराहट सी।
मैं उछलकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। एक बड़ी सी गुलमोहर की फूलों वाली डाली के पीछे चेहरा छिपाए मेघना खड़ी थी। ये क्या बचपना है? मैंने तल्खी से कहा। मेघना उस डाल को किनारे रखकर मेरे पास आकर बैठ गई और संजीदगी से बोली, ये बचपना नहीं है डॉक्टर, और अब मैं बच्ची भी नहीं हूं। उसने मेरी हथेली पर एक पंखुड़ी रख दी और उससे खेलते हुए बोली, एन एज इज जस्ट अ नंबर डॉक्टर। उसने अपना सर मेरे कंधे से टिका दिया। मुझे लगा कस के उसको अपने आप में भींच लूं और शुक्रिया कहूं कि तुम लौट आई, कि तुमने हार नहीं मानी। मैंने उसके चेहरे पर लटक आए बालों को अपनी उंगली से पीछे कर दिया। तुम मुझसे नाराज नहीं थी? उसने सर हिलाया। आई रिस्पेक्टेड यू ऑलवेज। मैंने भी अपना सर हिलाया। कमरे में इतनी खामोशी थी कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हम शायद बहुत देर तक वैसे ही बैठे रहे। न मेघना ने दोबारा अपनी मोहब्बत का इजहार किया, न मैंने कोई कन्फेशन। वो जरा सा आगे झुकी और उसने मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर आधे टाइप किए हुए ट्रांसफर के लेटर को डिलीट कर दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।